Good day, students. Get ready to explore the poem Dover Beach by Matthew Arnold. First of all, we are going to discuss brief biography of the poet. Matthew Arnold was a prominent Victorian poet, critic and culture commentator. He lived from 1822 to 1888 and belonged to a distinguished intellectual family. Arnold's work reflected the challenges and anxieties of Victorian era, often exploring theme of disillusionment, faith, and the role of culture in historical and contextual background. The Victorian era 1837 to 1901 was characterized by rapid industrialization, social upheaval and साइंटिफिक एडवांसमेंट्स. ये जो विक्टोरियन एरा है जो 1837 से 1901 तक रहा है, इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है. मींस के इसमें मॉडर्नाइजेशन आई है, सोशल अपहेवल हुआ है, यानी कि सोसाइटी के अंदर भी कुछ नया देखने को मिला है. कुछ सोसाइटी ग्रोथ हो रही है, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुई हैं, यानी कुछ टेक्नोलॉजीज़ की एडवांसमेंट्स हुई हैं. सोसाइटी वाज grappling with religious uncertainty, evolving beliefs and the erosion of traditional values. सोसाइटी क्या कर रही है? रिलीजन से दूर होती जा रही है, रिलीजन से उसका कनेक्शन कम होता जा रहा है, उससे बिलीफ्स हटते जा रहे हैं, उनके यकीन ख़त्म होता जा रहा है, शक व शुबहात आते जा रहे हैं. erosion of ट्रेडिशनल वैल्यूज़ मीन्स के ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भी वो तर्क करते जा रहे हैं. आर्नल्ड पोएम रिटन 1851 कैप्चर्स द टेंशन बिटवीन रिलीजियस फेथ एंड द ग्रोइंग स्केप्टिसिज्म ऑफ द टाइम. इसकी ये जो पोइम है, सोसाइटी के अंदर ये जो रिलीजियस फेथ को तर्क करने की टेंशन जो बढ़ती जा रही है, तो इस चीज़ को शो कर रही है. और इंसान का स्केप्टिसिज्म मीन इंसान कैसे क्रिटिसाइज़ कर रहा है नेचर को, कैसे वो तर्क कर रहा है और लॉजिक की तरफ जा रहा है, और रिलीजियस की जो रिलीजन की मिस्ट्रीज़ हैं उनको छोड़ रहा है. इस चीज़ को शो कर रही है. Overview of the poem. Dover Beach, a lyrical poem that reflects on the fragility of human existence and the decline of faith in an increasingly secular world. ये एक ऐसी पोइम है जो कि इंसान के वजूद के बारे में बताती है, और जो इंसान का वजूद जो कि अब बेमायनी सा होता जा रहा है. किस वजह से? क्योंकि इंक्रीज़ आता जा रहा है सेकुलर वर्ल्ड में. सेकुलर ऐसा लादीनी दुनिया, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ल्ड में लोग इस तरह बढ़ रहे हैं कि जो किसी मज़हब को नहीं मानते, किसी खुदा को नहीं मानते. ऐसे लोगों की दुनिया बढ़ती जा रही है. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1867 इन आर्नल्ड कलेक्शन टाइटल न्यू पोइम्स. The poem presents a personal and introspective exploration of existential concern against the backdrop of the natural world. ये जो पोइम है ये उसके पर्सनल एक्सपीरियंस को शो करती है. इंट्रोस्पेक्शन मीन्स ऐसा एक्सपीरियंस जो उसने खुद किया हुआ है, उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रही है, और इंसान के वजूद के बारे में जो कंसर्न है इंसान के कि वो आखिर क्यों है यहाँ पे, नेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है, और वो नेचर को कैसे बैक ड्रॉप कर रहा है, नेचर को कैसे पीछे छोड़ रहा है. इन सब चीज़ों के बारे में ये पोइम है. Structure and form. Dover Beach consists of 4 irregularly lined stanzas with the free verse form. The lack of strict rhyme scheme and use of enjambment create a sense of fluidity and introspection. इस पोइम के अंदर कोई स्ट्रिक्ट राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई मीटर पैटर्न कोई स्ट्रिक्ट नहीं है. मीन्स फ्री वर्स है इसमें. जैसे हम पोइम को रीड करेंगे तो तब भी हमें समझ आ जाएगी. द पोइम स्ट्रक्चर मिरर द एब एंड फ्लो ऑफ द सी. इस पोइम के अंदर सी का एक व्यू दिखाया गया जिसमें लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, और वो शो क्या करती हैं हमारी लाइफ के अंदर आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को. हमारे लाइफ का एक मिरर दिखाया गया इस पोइम के में लहरों के आने और जाने के थ्रू. Now we will discuss the original text of the poem Dover Beach. The sea is calm tonight. आज रात समंदर पुरसकून है. The tide is full. The moon lies fair. टाइड मतलब लहरें पुरजोश हैं. मून लाइज फेयर, और मून भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, फेयर लग रहा है. अपॉन द स्ट्रेट कहते हैं समंदर के दरमियान वाली जगह. समंदर के दरमियान में ऊपर मून लाई कर रहा है. ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट, और फ्रेंच कोस्ट पे उसकी लाइट पड़ रही है. ग्लीम्स इज़ गोन, और रोशनी फ्रेंच कोस्ट की तरफ जा रही है. द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, और ये जो पोइट है वो इंग्लैंड के क्लिफ पे खड़ा है. अब ये देख फ्रेंच कोस्ट की तरफ रहा है. यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि पोइट कहाँ पे खड़ा है, और समंदर की दूसरी साइड पे उसे कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है. खुद वो इंग्लैंड में, जबकि फ्रेंच कोस्ट की तरफ देख रहा है जहाँ पे
डायरेक्ट चाँद की रोशनी पड़ रही है और वहाँ पे एक लाइन क्रिएट करी है, ग्लीमिंग वास्ट, और बहुत ही तेज़ रोशनी के साथ चमक रही है, आउट इन द ट्रैंक्विल बे, और वहाँ पे ये मुसलसल उसकी रोशनी पड़ रही है। कम टू द विंडो की तरफ आओ, स्वीट इज़ द नाइट एयर, और आज रात की ये जो हवा है बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। वो देखो वहाँ पे एक ऐसे लग रहा है कि लाइन लगी हुई है एक स्प्रे की, मीन्स के जहाँ पे अगर हम इमेजिन भी करें तो जब समंदर के ऊपर चांद चमक रहा होगा तो जहाँ पे चांद की रोशनी आ रही होती है वहाँ नीचे एक लाइन क्रिएट हो जाती है, वो रोशनी की लाइन, तो वो ऐसे कह रहा है, रोशनी ऐसे लग रही है जैसे किसी ने वहाँ पे स्प्रे कर दिया हो। वेयर द सी मीट्स द मून ब्लैंच्ड लैंड, और वो उस जगह पे जहाँ पे मून ज़मीन के साथ सी के साथ मिल रहा है, यानी समंदर के साथ चांद जहाँ पे ब्लैंच का मतलब मिल रहा है। लिसन यू हेयर द ग्रेटिंग रोर, सुनो तुमने सुना ये ग्रेटिंग रोर यानी ये टकराने की बहुत ज़ोर से आवाज़ें, ऑफ पेबल्स, छोटे कंकर की, विच वेव्स ड्रा बैक एंड फ्लिंग at their return up the high strand, begin and cease and then again begin with tremulous cadence, slow and bring the eternal note of sadness in। क्या तुमने ये ग्रेटिंग रोर सुनी है, किसी चीज़ के टकराने की आवाज़? ये पेबल्स हैं जो कि वेव्स अपने साथ लाती हैं, फिर वापस ले जाती हैं, फिर ला के दोबारा उसको वहाँ पे फेंकती हैं किनारे पे। बिगिन एंड सीज मतलब उनका जाना, वापस आना, रुकना, ठहरना और फिर दोबारा से चलना। ये लहरों का एक मुसलसल कंटिन्यूसली लहरों का ये एक वर्क कंटिन्यू है विद ट्रिमेंडस कैडेंस स्लो, और ये एक राइम क्रिएट कर रहा है, एक ऐसी मेलनकली वाली म्यूज़िक क्रिएट कर रही है। ये आवाज़ें जो पेबल्स की टकरा के शोर के ऊपर जब वो लगती हैं, साहिल समंदर पर गिरती हैं, तो वो जो आवाज़ आती है वो कैडेंस है, मीन्स कि एक रिथमिक टाइप हमें आवाज़ आती है। एंड ब्रिंग द इटरनल नोट ऑफ सैडनेस, और साथ अपने सैडनेस का इटरनल नोट लाती है। इस लाइन से क्या मुराद है कि हमारी ज़िंदगी में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो कंटिन्यूसली हैं, वो आती ही रहेंगी, उनका एक साइकिल है, वो साइक्लिक हैं, और यानी कि एक साइकिल कंटिन्यू है। डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, फिर हैप्पीनेस आएगी, फिर डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। तो अगर डिफ़िकल्टीज़ आई हैं तो वो सैडनेस का इटरनल नोट हमारे साथ लेके आती हैं कि आगे भी आने वाली हैं। इसलिए कहते हैं कि जो वक्त है वो ठहरता नहीं है बल्कि तब्दील हो जाता है। Sophocles long ago heard it at the Aegean, and it brought it into his mind the turbid ebb and flow of human misery। अब यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है, लिटरेरी रेफरेंस यहाँ पे दिया है, हम इसको कह सकते हैं कि अलुयन का यूज़ किया है यहाँ पे राइटर ने। तो पोइट ने, सोफोकल्स एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट था और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी राइटिंग की वजह से। तो पोइट यहाँ पे कह रहा है कि सोफोकल ने भी अपने वहाँ पे दरिया पे एजियन समंदर के किनारे खड़े होकर यही सारा मंज़र देखा होगा, इसी तरह एब एंड फ्लो मतलब लहरों का आना और जाना देखा होगा, और इसी से उसने ह्यूमन मिजरी के बारे में आइडिया लिया होगा और फिर लिखा होगा। We find also in the sound a thought hearing it by this distant northern sea। हम इतनी दूर फोकल से इतनी दूर यहाँ पे नॉर्दर्न सी यहाँ पे डोवर बीच को कहा गया है। डोवर बीच के किनारे खड़े होकर हम भी ये वाली आवाज़ सुन के उस तरह की थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, माइंड में वो वाली थॉट्स हम सुन सकते हैं जैसे कि फोकल ने सुनी होंगी। The sea of faith was once too at the full, and round earth's shore lay like the folds of a bright girdle furled। एक ऐसा वक्त था कि जब सी ऑफ फेथ यानी एतमाद का वो जो दरिया था, समंदर था, वो हर तरफ फैला हुआ था, बिल्कुल फुल था, और उसने घेरा हुआ था ज़मीन को, और हर तरफ उस ज़मीन के चारों तरफ उसने ज़मीन के गिर्द गोल उसने दायरा बनाया हुआ था। गिर्डल फर्ड मीन कि इस तरह साइडों पे फोल्ड हो जाना और उसको कवर कर लेना, टोटली सर्कल बना लेना। बट नाउ आई ओनली हेयर इट्स मेलनकली, लेकिन मुझे अब सिर्फ क्या सुनाई देती है, मेलनकली सुनाई दे रही है। लॉन्ग विद ड्राइंग रोर रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ नाइट विंड, और दूर से मुझे अब यानी वही लहरों की आवाज़ें आ रही हैं, और टू द ब्रेथ ऑफ नाइट विंड, और इसमें रात की हवा में ये जो सांस लेने की का अमल है मेरा, सिर्फ यही आवाज़ें मुझे दोबारा से, यानी कि मुझे सिर्फ अपनी ही आवाज़ें दोबारा सुनाई देती हैं, जो मैं सोचता हूँ वही चीज़ें मुझे दोबारा रिट्रीट यानी आके मिलती हैं। डाउन द वास्ट एजेस रेयर एंड नेक्ड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड,
कि ये जो फेथ का दरिया है वो अब नीचे उतर चुका है और अब यहाँ पे एजेस किनारों पे हमें सिर्फ नेकेड शिंगल बोलते हैं, गोल पत्थर होते हैं, एक तो पत्थर होते हैं, उनके ऊपर किनारे होते हैं, सब नोकदार होते हैं, लेकिन शिंगल बिल्कुल प्लेन ऊपर से गोल के किनारों पे हम बस अब नेक्ड शिंगल्स को ही देख सकते हैं, खाली पत्थर को ही देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें फेथ दिखाई नहीं देता। यहाँ पे मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ किया है पोइट ने, सी ऑफ फेथ, यानी सोसाइटी के अंदर जब पहले रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स थे, लोग उनको मान रहे थे, उनको एतमाद था, एतकाद था उनका, तो तब फेथ ने क्या किया हुआ था, सर्कल बनाया हुआ था अर्थ के अराउंड और उसको कवर किया हुआ था और हर चीज़ खुशहाली थी। लेकिन जैसे जैसे फेथ जाता जा रहा है, यकीन लोगों का उठता जा रहा है रिलीजन से, वो मॉडर्निज़म की तरफ जाते जा रहे हैं, साइंटिफिक एडवांसमेंट की तरफ जाते जा रहे हैं, वो लॉजिकल होते जा रहे हैं, तो वो रिलीजियस मिस्ट्री को छोड़ते जा रहे हैं। तो हर तरफ हमें इस वजह से मेलैंकोली यानी सैडनेस ही दिखाई देती है और ये फेथ का दरिया भी चुपचाप कहीं नीचे उतर गया, अब किनारे खाली कर गया। यानी जैसे हम देखते हैं कि कहीं पे दरिया होता है या समंदर होता है, एक वक्त होता है उसकी जो उसका पानी का बहाव होता है बहुत ऊंचा होता है, लेकिन एक वक्त होता है कि वो नीचे चला जाता है, तो हम कहते हैं यहाँ से समंदर नीचे उतर गया या दरिया नीचे उतर गया, तो वो किनारे खाली खड़े रहते हैं। इसी तरह वर्ल्ड भी अब खाली खड़ा है, फेथ यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। Our love let us be true to one another। आओ मेरे प्यारे, हम एक दूसरे के साथ ट्रू रहें, ऑनेस्ट रहें, सिंसियर रहें। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम। इस दुनिया के सामने और स्पेशली इस सिनेरियो के सामने, इस लैंड के सामने जो कि इस वक्त हमें एक ख्वाबों की दुनिया लग रही है, वो समंदर के सामने खड़ा है ना, विंडो में से समंदर को देख रहा है, डोवर बीच को, तो वो उस डोवर बीच को ड्रीम लैंड बोल रहा है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट। कि वो जो ड्रीम लैंड है क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी है, वो बहुत ब्यूटीफुल है और न्यू है, लेकिन फिर भी ये जो वर्ल्ड है हमारा, इसके अंदर क्या जॉय नहीं है, लव नहीं है, लाइट नहीं है, नार सर्टिट्यूड, यकीन नहीं है एक दूसरे पे, नार पीस, कोई अमन नहीं है, नॉर हेल्प फॉर पेन, ना ही किसी के दुख का कोई एहसास है। एंड वी आर हेयर एज अ डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विद कन्फ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। और हम यहाँ एक ऐसी दुनिया में, एक डार्कलिंग प्लेन, एक ऐसी डार्क प्लेन यानी काली जगह पे हैं, ऐसी दुनिया जहाँ से फेथ ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो खाली और काली रह जाएगी, वहाँ से एतमाद लोगों का ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पे हम सोते हैं तो स्ट्रगल और फ्लाइट के अलार्म्स लगा के, यानी कि हमने मेहनत करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, एक मशीन की तरह हम वर्क कर रहे हैं। और ऐसी दुनिया के अंदर जब हमने फेथ का पीछे छोड़ दिया, रिलीजन को पीछे छोड़ दिया, साइंटिफिक एडवांसमेंट की तरफ, मॉडर्निज्म की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी का सुकून भी ख़त्म होता जा रहा है। तो ऐसी दुनिया के अंदर हमें एक दूसरे के साथ सिंसियर रहना चाहिए, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज़ क्लैश बाय नाइट। और ऐसी दुनिया डार्कलिंग प्लेन को, एक तो वो रेफ़र कर रहा है दुनिया को एज ए डार्कलिंग प्लेन बोल रहा है, और फिर बोल रहा है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आर्मीज़, ऐसी जगह है कि यहाँ पे इस तरह के क्लैशेज़ हो रहे हैं जैसे कोई आर्मी रात के वक्त लड़ रही हो और उन्हें ये भी ना पता चल रहा हो कि आगे वो किसके साथ लड़ रहे हैं, इतना अंधेरा हो, और उन्हें ये भी ना समझ आ रही हो कहीं वो अपने ही साथी को तो नहीं मार रहे। इग्नोरेंट यानी जिनको कुछ अता पता ना हो, रात के अंधेरे में लड़ने वाली आर्मीज़। तो हम एक ऐसी दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये थी हमारी पोइम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेजर थीम्स, लॉस ऑफ फेथ। द पोइम एग्जामाइन द इरोजन ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड रिजल्टिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, human existence and meaning. It delves into the search of purpose and struggle to find meaning in chaotic and uncertain world. Beauty and desolation. The contrast between serene beauty of nature represented by sea and moon and bleakness of human existence in a central is the central theme. एक तो यहाँ पे लॉस ऑफ फेथ हमें इस पोइम में दिखाई देता है, लोगों का यकीन ख़त्म हो जाना, उनका फेथ ख़त्म हो जाना। ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग के इंसान जो है वो यहाँ पे है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस, उसके वजूद का कोई मायने भी है या वो बेमायनी से ज़िंदगी गुजार रहा है। ब्यूटी एंड डिसोलेशन, ब्यूटी उन्होंने दिखाई है मून के थ्रू, सी के थ्रू दिखाई है, और जो भी वहाँ पे सीनरी हमें दिखाई गई है, सीरीन ब्यूटी यानी कि वो कुदरती, वो जो खूबसूरती कुदरत की दिखाई गई है उसके थ्रू उन्होंने ब्यूटी दिखाई है। जबकि डिसोलेशन हमें ब्लैकनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसान के खालीपन, इंसान का वजूद तो है, सलामत है, एग्जिस्टेंस है ह्यूमन की, लेकिन ब्लैकनेस, उसमें कुछ खालीपन सा है, तो उससे हमें डिसोलेशन का
लिटरेरी डिवाइसेस, इमेजरी तो ओवरऑल इस पोइम में इमेजरी बहुत ज़्यादा है। जब भी हम कोई भी लाइन रीड करते हैं हमारे माइंड में कोई ना कोई इमेज क्रिएट होता है उसे लाइन को रीड करने के बाद। आर्नल्ड एम्प्लॉयज वाइड सेंसरी डिस्क्रिप्शन टू इवोक फिजिकल लैंडस्केप एंड इमोशनल एटमॉस्फेयर। द सी सर्व एज अ मेटाफर फॉर अनसर्टेनिटी एंड टर्बुलेंस ऑफ लाइफ एज वेल एज द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ। टर्बुलेंस बोलते हैं कि ज़िंदगी के अंदर आने वाली जो डिफ़िकल्टीज़ मुश्किलात होती हैं, कि सी का ये जो बहाव है ये भी हमें लाइफ की टर्बुलेंस की तरफ इशारा कर रहा है। सी को उन्होंने लाइफ की टर्बुलेंस को शो करने के लिए यूज़ किया यहाँ पे, और रिलीजन पे जो हमारा फेथ होता है उसके डिक्लाइन को शो करने के लिए यहाँ पे सी का यूज़ किया। सिम्बोलिज्म, द सी, मून एंड क्लिफ symbolize the vastness of the world and changing nature of human experience and conflict between faith and doubt. Tune and mood. The poem carries a melancholic and introspective tone evoking a sense of contemplation, resignation and existential uncertainty. The image and language contribute to sober and reflective mood throughout the poem. कि इसमें एक तो मेलैंकली हमें यानी सैडनेस दिखाई देती है, दूसरा इंट्रोस्पेक्टिव टोन है कि पर्सनल एक्सपीरियंस है पोइट का, वो खुद वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है उस सारे सिनेरियो को। तो हमारे अंदर ऐसी चीज़ हमारे एग्जिस्टेंस हमारी क्यों है, हमारे वजूद का क्या मकसद है, इस चीज़ को इवोक कर रही है ये पोइम। इमेजरी एंड लैंग्वेज कंट्रीब्यूट टू सोबर एंड रिफ्लेक्टिव मूड थ्रू आउट द पोइम। सोबर भी यही होता है सैडनेस, तो हम सैडनेस एक क्रिएट करती है इस पोइम में यूज़ की है जो इमेजरी और लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज जो यूज़। Key passages. The sea of faith was once too full. This line signifies the decline of religious faith and the loss of certainty that was once prevalent. ये लाइन शो कर रही है कि कैसे रिलीजियस फेथ का डिक्लाइन हुआ है, ख़ात्मा हुआ है, और उसकी वजह जबकि वो फेथ पहले क्या था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाब था, लोगों को रिलीजन पे बहुत ज़्यादा यकीन था। And we are here as a darkling plane swept with confused alarms of struggle and flight. These lines convey the sense of existential uncertainty and chaotic nature of human existence. At the end, we can conclude this poem into these points. Dover Beach by Matthew Arnold is a poignant reflection on the loss of faith and existential concern of Victorian era. ये जो डोवर बीच मैथ्यू आर्नल्ड की पोइम है, ये एक रिफ्लेक्शन, पोइटिक रिफ्लेक्शन है, यानी कि एक ऐसा रिफ्लेक्शन जिससे एक मिरर की तरह हमें शो कर रही है कैसे लॉस ऑफ फेथ होता जा रहा है। एक दिखाया तो समंदर हुआ है, लेकिन असल में हमें बताया फेथ के बारे में जा रहा है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस दिखाई जा रही है कि अगर हम रिलीजन को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा। The poem captures the contrast between the beauty of nature and world and darkness of human existence. ये पोइम एक तो कंट्रास्ट शो करती है नेचर की ब्यूटी के अंदर और वर्ल्ड के अंदर, और ह्यूमन की डार्कनेस है, ह्यूमन की अलाइनेशन, ह्यूमन की लोनलीनेस को शो करती है, ब्लीकनेस को शो करती है। It continues to resonate with readers today, prompting contemplation on the enduring question of faith, meaning and the human condition. और ये पोइम इंसान के लिए क्वेश्चन छोड़ के जाती है कि हम सोचें इस चीज़ पे कि हमारी एग्जिस्टेंस, हमारे वजूद का क्या मकसद है, हमारा क्या मतलब है यहाँ पे रहने का, और हमारी इस वक्त कंडीशन कैसी है, हमारा फेथ कैसा है, हमारे बिलीव्स किस चीज़ पे हैं, हम किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं और किस चीज़ को नहीं दे रहे हैं, और किस चीज़ को हमें वैल्यू देनी चाहिए। Thank you so much for listening. If you have any question, you can ask in comment box.